मैम, आजकल कौन सी सबसे ज़्यादा बीमारी देखने को मिल रही है और होम्योपैथिक में कैसे आप उनको कन्विंस करके इलाज करने की कोशिश करें? सर अभी 16 साल की प्रैक्टिस में मैंने बहुत ट्रेंड देखे कि एक टाइम था जब हमने हाइपरटेंशन बहुत देखा। अभी जो मैं मैक्सिमम अपनी प्रैक्टिस में देख रही हूँ इस डिप्रेशन एंड पीसीओडी। आजकल हार्ट अटैक बहुत लोगों में आ रहा है, तो उसका क्या कारण और क्या इलाज है होम्योपैथिक? लोगों को फास्ट लाइफ पसंद आने लगी है। कुछ ऐसा अनुभव जो आपको बहुत टच किया हो? ऐसा तो बहुत बार हुआ है क्योंकि हमने लोगों के दुख दर्द बहुत नज़दीक से देख। कि होम्योपैथिक को ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि वाइट साबुदाने की लोग बहुत हल्के में लेते हैं, उसके बारे में आप क्या? तो जो साबुदाने की गोली है वो दवाई है ही नहीं, वो बस दवाई देने का माध्यम है। आजकल सबसे बहुत बड़ी बीमारी होती है कैंसर। कैंसर का इलाज होम्योपैथिक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय के सैनी है और आपका वीकेएस पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर वैशाली अशोक भिड़े जी का। आपको बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैम, आपका हम स्वागत करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैम, हम बातचीत शुरू करते हैं। हम लोग बातचीत ही करेंगे, इंटरव्यू नहीं करेंगे। यस सर। ताकि हम कुछ आपसे जानना चाहते हैं, ताकि ये देश दुनिया के लोग, समाज के लोग जान सके कि आज आप इस मुकाम पे पहुंची तो कैसे पहुंची। मैम, सबसे पहला प्रश्न कि आप डॉक्टर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? जैसे हम लोग बचपन में क्या करते हैं, बच्चे होते हैं ना, डॉक्टर खेलते हैं, तो कहीं आपको वहां से प्रेरणा तो नहीं मिली? सर मेरे फादर डॉक्टर है, एलोपैथिक डॉक्टर है। ऊपर से मेरा हैंडराइटिंग बहुत खराब था, तो मेरी किताबें देख के हर टीचर बोलती थी आप डॉक्टर बनोगे। तो वहीं से शुरू हुई जर्नी। और फिर मैंने सोचा डॉक्टर बनना चाहिए क्योंकि सब सपोर्ट बैकअप है और मुझे मेहनत करना बहुत पसंद है, किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। तो आप इतना बचपन से ही आप किताबें पढ़ती थी? हाँ, और समाज सेवा के बारे में सोचती थी? हाँ। क्या बात है। अपने पिताजी के बारे में बताइए, क्योंकि आप इतनी सुशील बेटी हैं और आपके पिताजी इतने अच्छे व्यक्ति हैं कि मैं जब मुझसे बात हुई तो मुझे बड़ा प्रसन्नता हुई कि बेटी के बारे में कोई इतना सोच रहा है। कुछ अपने पिता के बारे में बहुत खुश नसीब हूँ कि वो मेरे पिता है, वो एलोपैथिक डॉक्टर है और उनके ज़िंदगी में ऐसा समय आया कि उनके पास बहुत गंभीर बीमारी वाले पेशेंट आने लगे, एडल्ट भी, जिनका वो इलाज नहीं कर पा रहे थे। तब उन्होंने होम्योपैथिक बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया। ये एक आम बात नहीं है कि एक एलोपैथिक डॉक्टर होम्योपैथिक पढ़ेंगे, क्योंकि वो होम्योपैथी का उपहास करते हैं। लेकिन उन्होंने पढ़ा, उन्होंने जाना, उन्होंने प्रैक्टिस और प्रिस्क्राइब भी किया होम्योपैथिक दवाई और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। जिसके बाद उन्होंने मुझे, जब मेरे 12th स्टैंडर्ड हुआ, तब बोला कि बेटा आपको होम्योपैथी ही लेना है, दिस इज़ द साइंस ऑफ द फ्यूचर। ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिन्होंने होम्योपैथी शुरू की, डॉक्टर सैमुअल हैनीमन, वो खुद भी एक एलोपैथिक डॉक्टर थे। उनके भी प्रैक्टिस में एक ऐसा मोड़ आया जब उन्हें लगा कि नहीं, मुझे कुछ और करना चाहिए, लोगों को ठीक करने के लिए और एक चिकित्सा की ज़रूरत है। फिर उन्होंने होम्योपैथी खोज निकाली। तो मेरे फादर की जर्नी भी कुछ ऐसी ही रही, इसलिए मैं बहुत खुश नसीब हूँ। क्या बात है। ऐसे महान पिता को मैं भी चरण स्पर्श करता हूँ। मैम, आपके परिवार में सब लोग डॉक्टर हैं? नहीं सर, मैं और मेरे फादर। अच्छा, ओके ओके, वेरी गुड। मेरे ग्रैंडफादर भी डॉक्टर है। अच्छा, थे इनफैक्ट। अच्छा, वो MBBS थे। अरे वाह, क्या बात है। मैम, ज़्यादातर स्टूडेंट या ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, और डॉक्टर में भी MBBS। आपने होम्योपैथिक के बारे में कैसे सोचा? MBBS का ऑप्शन कभी ओपन ही नहीं था, बिकॉज मेरे फादर जो खुद MBBS है, वो मुझे बोल चुके थे कुछ भी करना है लेकिन आपको होम्योपैथी ही करना है, MBBS नहीं करना है, BDS भी नहीं करना है, आपको होम्योपैथी ही करना है। तो वो ऑप्शन मेरे लिए कभी ओपन ही नहीं थे। और क्योंकि मैंने खुद उनकी प्रैक्टिस देखी थी, बचपन से हम लोग को होम्योपैथिक दवाई दी जाती थी, तो मैंने होम्योपैथिक दवाई कितनी असरदार है वो भी देखे थे। तो ये बहुत नेचुरल चॉइस था। ओके। तो जब आप होम्योपैथिक जब पढ़ने गई, उस समय कुछ ऐसा अनुभव, कोई ऐसा आपको बोला हो कि अरे तुम MBBS न करके तुम होम्योपैथिक में पढ़ाई करो, ऐसा कोई बोला था या कुछ ऐसा प्राउड फील होता था? प्राउड फील होता था। इनफैक्ट मेरे फादर के जो पेशेंट है और पेशेंट का ग्रुप है, वो बहुत खुश हो गए थे। क्या बात। क्योंकि वो रुके ही थे कि कोई और होम्योपैथी करे, जैसे अभी उनके फादर कर रहे हैं। उनका था कि आप बेटी को भी सिखाओ। तो सबसे ज्यादा खुश वो हो गए थे, मेरे फादर से भी ज्यादा खुश पेशेंट्स हो गए थे। क्या बात। तो बोले चलो अभी इनको तैयार करो तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम में आएंगे। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आज होम्योपैथिक को इतना इज्जत दिया जाता है इसलिए क्योंकि होम्योपैथिक भले लेट है, थोड़ा असर लेट करता है, लेकिन जड़ से खत्म करता है।
मैं सही पे मतलब? यस यस। तो मैम जब आपकी पढ़ाई खत्म हुई तो पहली पोस्टिंग कहाँ पे थी? आप अपना क्लिनिक खोल के किया कि आपने गवर्नमेंट जॉब किया? सर हमारे इंटर्नशिप में हमको अलग अलग पोस्टिंग्स मिलते रहते। सो हम लोग कभी स्कूल के अराउंड या कॉलेजेस के अराउंड या इंस्टीट्यूशंस के अराउंड जो पेरिफेरल ओपीडीज है वहाँ पे जाके काम करते हैं, बट बहुत प्रिमिटिव काम है हमारे लिए एज होम्योपैथिक डॉक्टर्स। देर आर वेरी फ्यू ऑप्शंस, तो हम जाके डायरेक्टली हमारा प्राइवेट प्रैक्टिस ही शुरू कर देते हैं। एंड देर इज़ अ चैरिटेबल ऑलवेज, तो मैंने स्टार्ट में खार में एक चैरिटेबल क्लिनिक था, वहाँ पे प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। और मेरे खुद की प्रैक्टिस भी प्राइवेट प्रैक्टिस खार में कर दी थी। पापा का एरिया मैंने नहीं चुना था क्योंकि मुझे मैं कितना दवाई देके लोगों को ठीक कर सकती हूँ वो देखना था। कि उनके क्लिनिक में पेशेंट बहुत जल्दी आने का चांस था जो मुझे नहीं चाहिए था। जो पहले का स्ट्रगल है ना, दैट इज़ अ गोल्डन पीरियड जी, वो स्ट्रगल कभी मिस नहीं करना चाहिए। क्योंकि पापा की बेटी हूँ इसलिए बहुत आसानी से प्रैक्टिस सेट हो जाती जो मुझे नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने अलग एरिया में जाके प्रैक्टिस शुरू कर दी थी पहले। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि पापा के मित्र जब पापा से दवा लेते थे और आपसे दवा लेते थे तो कभी ऐसा तुलना करते थे, यार तुम्हारी बेटी बहुत अच्छा दवा देती है? हाँ करते थे ना, और अच्छा। मेरी दवा ऐसे जल्दी ठीक हो जाती थी। अरे वाह, क्या बात। इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा फिर पापा को फिर उन्होंने बोला तो अपने एरिया में प्रैक्टिस कर, यहाँ मत। अरे क्या बात, ये अच्छी बात बताई। अच्छा मैम, आप चूंकि डॉक्टर की लाइफ बड़ी बिजी होती है, उनके पास समय कम होता है, समाज सेवा की तरफ कैसे आप उधर कैसे ध्यान गया कि नहीं यार मुझे ना कुछ अपने क्षेत्र में तो मैं कर ही रही हूँ, अब समाज सेवा की तरफ में मुझे समाज की सेवा भी करना, उसके विचार में कैसे विचार आया? सर मैंने एक्चुअली मैं बहुत खुश थी मेरी प्रैक्टिस में, तो अच्छे अच्छे केसेस पापा के साथ डिस्कस करती थी और एक दिन ऐसे ही हुआ, एक बहुत बड़ा केस क्रैक कर दिया था। आई वॉज वेरी हैप्पी, तो मैं खुश थी, तो वो मुझे देख के खुश नहीं थे पापा। तो मैंने बोला मैं तो इतनी खुश हूँ, आपको क्या हो गया? बोले यही सब जो चल रहा है यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ, तुम अपने में ही जी रहे हो, अपने लिए कमा रहे हो, गाड़ी ले ली, घर ले लिया, क्या बात, समाज के लिए क्या किया? मैंने बोला जब पेशेंट ठीक हुआ तो वो समाज का ही तो हिस्सा था। हाँ। इतना सारा पढ़ाई करके जब उनको ठीक कर रहे तो समाज का ही कार्य कर रहे हो। बोले ये तो बहुत छोटा है, ये तो तुमसे एक्सपेक्टेड ही है क्योंकि तुम डॉक्टर बने हो, अपने लिए कर रहे हो तुम, फिर भी समाज के लिए नहीं कर रहे हो। तो मैंने कहा चैरिटेबल प्रैक्टिस भी तो कर रही हूँ, बोले वो भी बहुत छोटे स्केल पे, जब तुमको टाइम मिलता है तब करते हो, डेडिकेटेड कुछ नहीं है। तो अभी वो टाइम आ गया है कि आप खुद का कम सोच के समाज का सोचो। क्या बात है। तो फिर मैंने सोच लिया चलो अभी वो भी करते हैं। इतना सुन लिया था पापा का, भी ये भी सुन लेते। क्या बात, क्या बात है। वहीं से समाज सेवा शुरू। बहुत अच्छा विचार पापा का। तो पापा क्या चाहते थे समाज सेवा में, क्या करना, क्या मतलब आपको बोले कि बेटा ये कर? उनका है कि अगर कोई पीड़ित है तो हमसे जो बन सके वो करना चाहिए उसकी पीड़ा कम करने के लिए। रुग्ण सेवा ईश्वर सेवा, और मुझे जो आता है वो है होम्योपैथी, मैं उसमें ट्रेंड हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले चैरिटेबल में अपना काम बढ़ा दूँ। तो मैंने चैरिटेबल रेगुलर शुरू कर दी, चैरिटेबल प्रैक्टिस, जहाँ हम मुफ्त में दवाई देते हैं हर संडे को, 50 से 60 मरीज देखती हूँ। उसके बाद एक स्टेप आगे कि चलो कुछ लोग हैं जो हमारे तक नहीं आ सकते, हमारे क्लिनिक्स तक, तो फिर मैंने अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम यहाँ पे जाना शुरू कर दिया। मैंने डॉक्टर्स को अपील करके एक टीम बनाई, हम पूरी टीम वहाँ पहुँच जाके एक पूरे दिन का कैंप लेते थे, बेसिक मेडिकल चेकअप, होम्योपैथिक दवाई देते थे 1-2 महीने का। ऐसे हमारी शुरुआत हुई जो अभी चालू है। अब नाउ वी आर नॉट स्टॉपिंग। तो अब तक कितने हजार लोगों को आपने ऐसी समाज सेवा कर चुके हैं? सर उसकी तो अभी गिनती नहीं। क्या बात है, वेरी डिफिकल्ट टू काउंट। क्या बात है, वेरी गुड। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। निस्वार्थ सेवा से जो खुशी मिलती है वो आपको कहीं और नहीं मिलती। सही बात, अगर हमें मानव जीवन मिला है तो सिर्फ सेल्फ के लिए नहीं मिला, हमें समाज सेवा भी करना चाहिए। मैम आपने 12,000 से ज्यादा लोगों की आपने मरीजों को देखा, कुछ ऐसा अनुभव जो आपको बहुत टच किया? ऐसा तो बहुत बार हुआ है क्योंकि हमने लोगों के दुख दर्द बहुत नज़दीक से देखे हैं, सुने हैं। बड़े बड़े लोग जो हमसे डबल उम्र के हैं वो हमारे सामने फूट फूट कर रोए। तो एज अ यंग डॉक्टर भी और अभी भी ऐसा बहुत होता है कि हम पे बहुत इम्पैक्ट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस है, बट एक केस मैं बताना चाहूँगी क्योंकि उसने मेरे सोचने की दिशा बदल दी। एक 35 साल की औरत है जिनको जो डिप्रेशन के लिए ट्रीटमेंट उन्होंने शुरू किया था। तो हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दी, 4 महीने हो गए, जितना चाहिए उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा था, जो कि अभी थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज मैं भी 16 साल की प्रैक्टिस में हूँ। तो ऐसा नहीं होता है कि मुझे पता है 1.5 महीने में क्या एक्सपेक्ट करना है पेशेंट से। तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूजन में थी कि क्या हो रहा है। तो मैंने उनको थोड़ा और प्रोब किया, तब पता चला कि उनको स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों का एडिक्शन है। फिर उन्होंने बोला कि 2 सुसाइड अटेम्प्ट्स भी हो चुके हैं, वो हॉस्पिटलाइज हुए थे, सब केसेस वगैरह वो सब भी।
तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो गया केसेस, क्योंकि जो मैं सिम्टम लेके बैठी थी वो सिर्फ उनके सिम्टम नहीं थे, उसमें थोड़े एडिक्शन के भी सिम्टम्स थे। एक तो है सब्सटेंस के सिम्टम और एक है पेशेंट, जो हम इंडिविजुअलाइजेशन बोलते हैं कि वो पेशेंट को पूरा हम देख लेते हैं, जान लेते हैं। एक तो उनके उसमें ये सिम्टम मिक्स हो गए थे। सो फाइनली मुझे उनको हर बार स्टेप पे पूछना पड़ा कि ये जब ये लेते हो तब क्या सिम्टम आता है, Okay. अगर स्मोक मिस कर दिया तो क्या सिम्टम आता है। सो Okay. देन आई नो कि ये पेशेंट के सिम्टम नहीं है, ये विड्रॉल सिम्टम्स है। तो तब मैंने ये जाना कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल देके इस केस में कोई हल नहीं निकलने वाला है। तो हर बार के जो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं हमने वो देखने शुरू कर दिए और उसके ऊपर प्रिस्क्रिप्शन शुरू किए। तो 2 दवाई एक साथ चालू थी, जो मैं बहुत रेयरली करती हूँ। एक तो एंटी एडिक्शन के लिए उनका साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी चालू था, उनका काउंसलिंग चालू था, बट ये उन्होंने कन्फाइड नहीं किया था मेरे साथ अभी तक। फिर जब उन्होंने बोला तब हमने उस पर काम शुरू कर दिया। तो उनके दिन के 10 सिगरेट थे, उसको 8 पे कर दिया। तो जब वो 2 सिगरेट नहीं लेते थे तब क्या तकलीफ होती थी। ओह क्या बात है। हाँ। तो उसके लिए दवाई, फॉर एग्जाम्पल जब वो सिगरेट नहीं लेती थी उनको इतना सर दर्द होता था कि सर फट जाएगा, तो उनको लेना ही पड़ता था। तो पहले उतने इंटेंसिटी की, उतनी पोटेंसी की दवाई दी जिससे उस टाइम अगर 1 सिगरेट नहीं पीनी है, 2 नहीं पीनी है, तो वो हैंडल कर सकते हैं खुद को। तो धीरे धीरे उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो उनको ये आदत लगी थी 15 साल की उम्र से, वो मेरे पास आई थी 35 साल की, तो 20 साल का ये एडिक्शन था। उनका काउंसलिंग चल रहा था, सब चल रहा था, बट शी वॉज नॉट एबल टू ओवरकम। तो 2 साल के बाद एक टाइम आया जब उनके सिगरेट और अल्कोहल पूरा बंद हो गया था। क्या बात है। लेकिन सर इसके बाद एक्चुअली समस्या शुरू हो गई। एडिक्शंस की वजह से वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाई थी, उनके पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डिग्री नहीं थी। तो हम ऐसे मुकाम पे आ गए थे कि अभी एडिक्शन नहीं है, शी इज़ कम्प्लीटली फाइन, वो नॉर्मल लाइफ जी सकती है, लेकिन उतनी डिग्री नहीं कि अच्छी कमा पाए। तो ऐसे टाइम में एज अ डॉक्टर मुझे ये डायलेमा था कि मैं उनको ज़िंदगी के 10 साल वापस नहीं दे सकती, अभी वापस कॉलेज में जाके बैठ नहीं सकती। ऑल्दो नाउ शी इज़ नॉट एन एडिक्ट, वो टाइम निकल गया। तो अभी इनको लाइफ में प्लेस कैसे करें, क्योंकि 35 साल की उम्र में उनके जो कलीग्स हैं वो कहाँ निकल गए, कहाँ से कहाँ तक। तो ये उनको कंपेयर करके वापस उसी डिप्रेशन में जाने का और एडिक्शन में जाने का बहुत बड़ी संभावना रहती है। तो ये केस का बहुत बड़ा डायलेमा हो गया था। अब क्या करूँ, मैंने डॉक्टर का काम तो कर दिया, सही बात है, लेकिन पेशेंट वापस उसी लूप में जाने का खतरा भी उतना ही था। हाँ कि भाई काम नहीं करेगा फिर वो जाके नशा करेगा। और 35 साल की उम्र, अब क्या पढ़ोगे अभी, कौन सी, क्योंकि सब पास तो हो गए थे, वापस आप बैठ नहीं सकते। इस केस ने मुझे बहुत शेक कर दिया एक्चुअली। एंड देन मैंने सोचा कि नहीं, एडिक्शन को सबसे अच्छा अगर ट्रीट करना है तो उसका प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। फिर मैंने 1-2 पेशेंट से बात की जो सोशल सर्विस में है ऑलरेडी। तो हमारा एक ग्रुप है आरएसएस का एरिया का, तो मैंने उनसे बात की कि मुझे एंटी एडिक्शन में काम करना है, इन प्रिवेंशन ऑफ एडिक्शन। बिकॉज मैंने देखा है आप 8-10 साल का एडिक्शन बंद करवा देते हो, वो जो टाइम निकल गया वापस नहीं आता है। उस टाइम में जो एजुकेशन आता है ना वो आता है, ना वो रिलेशनशिप्स आ सकते हैं, तो वापस से वो खालीपन ही आता है एक बार आप उनको एडिक्शन से मुक्त करा दो। तो अभी हमने वो काम शुरू कर दिया है, जहाँ पे हम अभी बच्चों को या अनाथ आश्रम के बच्चों को या स्कूल के बच्चों को जाके अप्रोच करते हैं और बताते हैं कि ये चीज़ें कितनी हार्मफुल है। क्योंकि इनकी एडिक्शन जो स्टार्ट हो जाते हैं उनकी उम्र 12 से 15 मैक्सिमम है अर्लीस्ट। तो ऑफ़र करते हैं ना, जो फर्स्ट ड्रिंक या फर्स्ट स्मोक जो ऑफ़र करते हैं कि थोड़ा अच्छा लगा, ये आपके सबसे करीबी लोग हैं, ये आपका बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, और उनका एक बार पी ले, कुछ नहीं होगा, देखा जाएगा। उनका इंटेंशन आपको ख़राब करने का नहीं है, उनको ये चलो मुझे अच्छा लगा आप भी ले लो, आप ले लो। वो इतने इनोसेंस में दिया जाता है और वो ज़िंदगी भर की सज़ा बन जाती है। तो जब आपको ऑफ़र हो उतनी कम उम्र में, तब आपको ना कहना चाहिए। इसके लिए हमने अभी काम शुरू कर दिया है, क्योंकि ये पेशेंट बनने के बाद जब हमारे पास आते हैं तो एक तो टाइम लगता है ट्रीटमेंट में, ऊपर से हम सिर्फ उनको एडिक्शन से मुक्त करा सकते हैं, वो ज़िंदगी के साल वापस नहीं दे सकते। इससे द बेस्ट वे टू प्रिवेंट इट, टू ट्रीट इज़ टू प्रिवेंट इट। अभी ये नया शुरू कर दिया है, मैं 4-6 महीने से काम कर रही हूँ उस पर। क्या बात है। दोस्तों देखा आपने कि एक डॉक्टर की इतनी मतलब व्यस्त लाइफ में और इतने लोगों को समाज सेवा करना, देखना और उनके जीवन के बारे में सोचना, तो वाकई मैम आप बहुत ग्रेट काम करी। वेरी गुड, बहुत थैंक यू मैम। आजकल का एक पुरानी है कि होम्योपैथिक को ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि वाइट साबुदाने की गोली है। यस, लोग बहुत हल्के में लेते हैं। हाँ। उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? वो जो साबुदाने की गोली है वो दवाई है ही नहीं, वो बस दवाई देने का माध्यम है, और वो इतनी छोटी है और इतनी मीठी है, इसीलिए हम उसको इतनी आसानी से दे पाते हैं, और उसकी लोकप्रियता जो होम्योपैथी में है वो उसी की वजह से है। सो आई एम वेरी थैंकफुल कि हमारे पास कोई कड़वी दवाई नहीं है, मीठी दवा है। नहीं तो आप अगर Yes. उसमें जाइए हाँ. तो यस,
हालत खराब हो जाता हाँ, है। इसलिए छोटे बच्चे और बूढ़े और जवान लोग उतने ही इंटरेस्ट से लेते हैं। अच्छा मैम, होम्योपैथिक में संख्या किसकी ज़्यादा होती है, अमीरों की कि गरीबी को? अमीरों की। एक्चुअली जो ज़्यादा एजुकेटेड है ना, उनकी संख्या ज़्यादा है, क्योंकि उनको पता है ये साइंस है। अगर आप चैरिटेबल में या किसी लोअर सोशो इकोनॉमिक एरिया में जाओ तो पहले बोलते हैं इतने से क्या होगा। इससे अच्छा आप थोड़ा एफ्लुएंट क्लास में अगर जाओगे तो उनको पता है ये सिस्टम है, ये इम्यूनिटी पे काम करती है, ये रूट से निकालती है, ये सब नॉलेज उनको है और उनका बहुत ही योगदान है होम्योपैथी को आगे बढ़ाने में। लेकिन सोशो इकोनॉमिक में उनको वो इंजेक्शन चाहिए, एक बार वो बड़ी गोली ले ली फिर अच्छा लगेगा, मेंटालिटी अलग रहती है। कि मतलब ज़्यादा देखा जाता है कि अगर बीमार हो तो पहले इसको हाँ हॉस्पिटल में हाँ, भर्ती एक करो। सलाइन और एक इंजेक्शन, उसके बाद ही शुरू होता है। हाँ। हाँ, वो उस क्लास में एक्सेप्टेंस कम है। लेकिन अभी मैंने काफ़ी सारे चैरिटेबल क्लिनिक्स देखे हैं, वहाँ पे बहुत गर्दी होती है। तो मुझे लगता है ये ट्रेंड भी बदल रहा है। जैसे हमारा एक तो इंग्लिश दवा होती है, एक आयुर्वेदिक है और एक होम्योपैथिक है। यस। जितनी फेमस अपना एलोपैथिक हुआ Yes. इंग्लिश दवा हाँ, या हाँ, हॉस्पिटल्स, हाँ। तो कहाँ पे कमी रह गई? जो कि आज देखा जाए हर गांव-गांव में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, होम्योपैथिक का है। तो कहाँ पे कमी रह गई और कैसे लोग होम्योपैथिक को ज़्यादा यूज करें, उसके लिए क्या सोचती हैं आप? कैसे बदलाव लाया सर जाए? इसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम था और एक रीज़न है कि गोली का साइज़ इतना छोटा दिखता है। तो जो लोअर सोशल जिनके पास एजुकेशन कम है, वो उसको देख के बोलते हैं ऐसे कैसे काम करेगी? सब में एक ही दवाई कैसे काम करेगी? आप एक दवा सबको देते हो क्या? सब सेम ही तो दिखता है। उनको नहीं पता कि अलग-अलग हाँ, लिक्विड हम डालते हैं। तो इसकी वजह से उनको कन्विंस करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर वो सिर्फ रिजल्ट्स देखे, तो कोई भी कन्विंस हो जाए। और होम्योपैथी एक अच्छा साइंस है, एक एलोपैथिक डॉक्टर ने शुरू किया हुआ साइंस है। सो ये गलत नहीं हो सकता। और हमेशा अच्छा, जो लोग होम्योपैथी को नहीं मानते हैं, वो ये भी बोलते हैं कि देखो फायदा तो करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ। सर ये जो टाइम का है ना, एक्चुअली हमारा जो फ़ायदा है उसमें भी फ़र्क है। ये जो फ़ायदा है वो जड़ से फ़ायदा है। हाँ, मतलब जड़ से आप जाएगा। जब टाइम के बाद आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास भी दवाई नहीं लेते होंगे। ऐसा नहीं कि आपको सालों-साल लेना है, मरने दम तक लेना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो टाइम लगेगा, उस टाइम के बाद आपको दवाई ही नहीं लगेगी, होम्योपैथी की भी नहीं। अच्छा, तो जड़ के इलाज करने में टाइम है। अगर आपको आज फॉर एग्जांपल आपको हाइपरटेंशन आज शुरू हो गया है, तो एनी डॉक्टर नोज कि ये आज नहीं हुआ है, कम से कम 1.5-2 साल पहले ये प्रोसेस शुरू हो गया है। तो अगर मुझे 6 महीने लगते हैं आपको आपका बीपी नॉर्मल लाने के लिए और आपको बोलने के लिए कि चलो अभी दवाई बंद कर दो, तो 2.5-3 साल का प्रोसेस अगर 6 महीने में बंद होता है, तो ये इतना भी स्लो नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, जैसे कोई प्रॉब्लम होता है तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं। तो होम्योपैथी का भी कोई ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे डे नाइट आप रह सकते हैं, हाँ, इलाज कर है ना, सकते हैं? है। उसके बारे में मैम बताइए, क्योंकि ये ना जागरूकता है ही नहीं किसी को। मतलब कि मेरा अनुभव है कि मैं अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल में भर्ती रहा होम्योपैथी का, और बहुत अच्छा इलाज यस। हुआ। तो कुछ उसके बारे में बताइए, कैसे इसको ज़्यादा प्रचार प्रसार मिले? होम्योपैथिक कॉलेजेस को अटैच होम्योपैथिक हॉस्पिटल्स है, ऑल कॉलेजेस हैव अटैच्ड हॉस्पिटल्स। सो बेसिकली आपको अगर वहाँ पे भर्ती होना है तो यू गो, आप भर्ती हो जाइए। फिर होम्योपैथिक कॉलेज या वहाँ पे जो अटैच डॉक्टर्स है वो आके आपको देखते हैं। और हॉस्पिटल की द एडवांटेजेस सब डॉक्टर आपको आके दे सकते हैं। एलोपैथिक डॉक्टर भी देखते हैं जिसके लिए आप एडमिट हो, होम्योपैथिक डॉक्टर भी देखते हैं, और ऐसी जगह पे दोनों कंबाइंड काम करते हैं, विच इज़ द बेस्ट थिंग। तो जहाँ पे अगर ऐसा लगता है नहीं होम्योपैथी सही हो जाएगा, तो होम्योपैथिक डॉक्टर केस टेक ओवर कर लेते हैं। ये इस चीज़ की ज़रूरत है। ज़रूरत ये है। जो आमने-सामने लड़ रहे हैं, इससे अच्छा एक साथ अगर काम करेंगे तो हेल्थ केयर का बेनिफिट ही हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि जो वही डॉक्टर ही इसकी बुराई भी करते हैं। हाँ। मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। हाँ। दोस्तों, मैं खुद अपने बेटे को लेकर होम्योपैथिक हॉस्पिटल में भर्ती रहा। इतना अच्छा माहौल, इतना सफाई, इतना अच्छा खाना पीना, सब कुछ होता है जैसे प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में होता है, उतनी सुविधा होम्योपैथिक में, बट उसका प्रचार प्रसार नहीं। नहीं है, नहीं। तो मैं चाहूंगा कि मैम आप तो काम कर ही रहे, इसको और ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाए। यस। तो मैम, जैसे बोला जाता है कि होम्योपैथिक में कमजोर तबका नहीं जा रहा है, क्या उनका विश्वास बढ़ रहा है? सर मैं अपने एक्सपीरियंस से तो बोल ही सकती हूँ कि उनका परसेंटेज बढ़ रहा है। अभी मैंने 2 साल पहले माँ शीला क्लिनिक में ओपीडी लेना शुरू कर दिया था। ये चैरिटेबल क्लिनिक है।